नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब बरसात का मौसम हो और सुहाना समा हो तो कुछ इश्क, कुछ मोहब्बत की बात चले, और जहाँ इश्क और मोहब्बत की बात हो वहाँ जाने किस किस के मोहब्बत के अफसानों को हमारे दिलों तक उतारती अमृता प्रीतम जी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आइए आज सुनते हैं हर दिल अजीज सुश्री अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित ये खूबसूरत कहानी जंगली बूटी। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ है। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसीलिए नई हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नई है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे मिलकर भी 1 साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगूछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगूछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद यह अंगूछा पानी में ही भीगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगूछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा हो, उस मरने वाले की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ अंगूछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अंगूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी थी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि या तो वह अपनी बहू को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, और या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे। पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोतकर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक यह बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट छीना हो गया था। वह पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँव में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँवों के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है। और यह उंगलियों में? यह तो बिछुआ है। और यह बाहों में? यह तो पछेला है। और माथे पर? आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना?
तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाँका टूट गया था। कल शहर में जाऊंगी, टाँका भी गड़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक मड़क से पहनती थी, एक मड़क से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फेरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने यहाँ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते हैं, जिससे कुएं के गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है और यह जगह बड़ी ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीवी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो। ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता। ना, मर्द को नहीं लगता। यह तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूं। फिर तो मैं पढ़ती हूं, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ ना कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रहती। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गुथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे के आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुंदा होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूड़ियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वह इतने सख्त मैदे की तरह गुंधी हुई थी जिससे मठरियां तली जा सकती थीं, और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था। ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुंधी लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं, वह इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैं उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पांव पूछ लेती है। कैसे पूछती है पांव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पांव पूछ लिए, लड़की ने कैसे पूछे? लड़की की तरफ से तो पूछे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती। ना, कोई भी लड़की नहीं देखती। ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच समझकर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई।
जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वे प्रेम क्यों करती हैं? ये तो बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उसे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या, वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वह उसको बहुत चीजें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था शीशे की, और मोतियों की माला भी। ये तो चीजें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर वह उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूं भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाए, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी, वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छुपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी। किया पाएगी कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, पर फिर शायद उसे सहेली पर स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने लगती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है। एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आ खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती, 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज सुनाई दे जाती थी। पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीवी जी, मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मेरा नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर ना दिया, एकदम मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया और एक टक सामने आसमान की ओर देखने लगी। यह दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी सिमटी हुई थी, शायद इसलिए कि शाम की ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, हो बैरी कैसे काटूं जोवनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली,
मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपनी आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है, यह तो तेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसी ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे यह सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे कर जुआ। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी अंगूरी एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली। मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा भी गया, पर मैंने यह बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह कांप रही थी। जाने अभी अभी उसने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपने वाले बादलों का, गर्मी के मौसम में कांपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी का खुद ही आहार करती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर से ही खाता था, इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी का आहार नहीं था। इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी, चाय पी थी? चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती नहीं। वह तो तू रोज चाय नहीं पीती? पीती हूं। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार, सारी रात पहरा देता। वह सबेर सार खूब नींदा होता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था, अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और राम तारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि राम तारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखी हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ ना कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला न गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो ना खाने जैसी ही। राम तारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक गहरा बदन, जिसके पास हल्का हल्का हंसती हुई और शर्माती आंखें थीं, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने?
अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और आगे अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब गई। दोस्तों, अंगूरी की इसी जंगली बूटी वाली प्रेम कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और नए किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।